दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संविधान की 11वें संविधान संशोधन के बारे में, जो 1961 में होता है। यह संशोधन किस लिए हुआ, क्यों हुआ, किससे जुड़ा है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सभी को बता दें, ये संविधान जो संशोधन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के पद की बात की गई है, किस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति की बात कही गई है। ठीक है, और उनका कार्य क्या है, ये सब की बात करेंगे। जो आर्टिकल नंबर 52 है, ये राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। ठीक है, और इनकी कार्यपालिका का प्रमुख होगा, वो आर्टिकल नंबर 53 के तहत यानी 53 के तहत वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। किसका होगा? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति, जो आर्टिकल नंबर 52 में है। वहीं पर अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 63 यानी 63वां जो आर्टिकल है वो क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 64 यानी 64 वो क्या कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति का मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, राज्यसभा का प्रमुख होगा। ये क्या आर्टिकल में बताया जा रहा है? 64 में। किस आर्टिकल में बताया जा रहा है? 64 में कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, सभापति होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि अब आप समझ सकते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष का इलेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो कौन होता है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही होगा राज्यसभा का पदेन सभापति। ये बात आपके नॉलेज के लिए थी। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इसमें क्या बात कही गई है। तो बात आया गया है उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन संसद के दोनों सदनों के बजाय, क्या संसद के दोनों सदनों के बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। संसद के दोनों सदनों के बजाय निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मतलब इसका मतलब क्या है? तो देखो एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, आसानी समझाने की कोशिश करेंगे। जो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली थी, अभी तक क्या हो रहा था कि संसद के यानी 1961 के पहले आजादी के बाद जब हमारी पहली लोकसभा होती है 13 मई 1952 बैठती है, उसके बाद से लेकर यानी 1961 तक के बीच में क्या होता था? जो उपराष्ट्रपति चुना जाता था, संसद की ज्वाइंट सिटिंग होती थी यानी ज्वाइंट मीटिंग होती थी, उसी के द्वारा राष्ट्रपति चुन लिया जाता था। संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता था। ठीक है, उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस अमेंड यानी 11वां संविधान संशोधन के बाद क्या हो रहा है? संसद के दोनों सदनों के बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, यानी कि अब जो हमारा उपराष्ट्रपति होगा वो भी किसके द्वारा चुना जाएगा? निर्वाचक के द्वारा, यानी निर्वाचन के द्वारा चुना जाएगा। तो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होती है। ठीक है, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। तो किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ है? तो 11वां और 1961 में हुआ था। ठीक है, 1961 में जो संविधान संशोधन हुआ कौन सा? 11वां नंबर हुआ। उसमें क्या बताया गया कि जो उपराष्ट्रपति है क्या करेगा? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, ये बात कही गई। वहीं पर जो दूसरी बात क्या कहेगी? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में, यानी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, इसका मतलब क्या है? तो देखो ऐसे समझो, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, आप सभी को पता है 543 सीटें हैं। ठीक है, 543 सीटें हैं। जब इलेक्शन हो रहा है, सपोज दैट सारे कैंडिडेट, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सारे कैंडिडेट इलेक्टेड हो गए, यानी 543 के 543 कैंडिडेट इलेक्ट हो गए। ठीक है, हमारी संसद बन गई। लेकिन कुछ कारणवश या किसी की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या कोई अपने पद से रिजाइन दे देता है, तो कुछ पद रिक्त हो जाते हैं, यानी कुछ खाली हो जाते हैं। ABCD कुछ पद खाली हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर उस समय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये बात नहीं कह सकते कि पहले इनका इलेक्शन कराओ फिर हम कराओ। ये नहीं कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि पहले इनका इलेक्शन कराओ, ये जो खाली पद है ये हमारे कैंडिडेट हैं। तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते। वही चीज बताई गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।
इनके द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी इनका पद भरे, ये जो खाली कैंडिडेट हैं ये इलेक्ट हो या ना हो, लेकिन अगर इनका इलेक्शन की डेट है, अगर इनका इलेक्शन का समय है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के, तो ये इनका इलेक्शन होके रहेगा। मतलब समझ में आई इतनी बात कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने चुनाव की रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया हाँ। अगर इतनी बात समझ में आई है तो अब आगे देखते हैं। इसमें कुछ आर्टिकल ऐसे थे जिनके आर्टिकल में संशोधन किया गया, यानी वो आर्टिकल आपको जानने बहुत जरूरी है। तो पहला आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 66 और आर्टिकल नंबर 71, यानी 66 और 71। 66 और 71 का जो आर्टिकल है वो आपको जानना जरूरी है। वैसे आप सारे आर्टिकल याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो रहे हैं तो कुछ समय का इंतजार करें। एक बहुत बढ़िया सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें वो आर्टिकल याद कराए जाएंगे आपको जो इम्पोर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंखी मूंद के उतने याद कर लेना, उसके बाद बाहर नहीं जाएगा, बाकी भगवान की मर्जी है। ठीक है, पढ़ो तो बहुत अच्छी बात, ना पढ़ो तो हम तो जिंदा है ही हैं। हाँ चलो, तो आर्टिकल नंबर 66 क्या कहता है उसके बारे में हम अब जानते हैं। देखो आर्टिकल नंबर 66 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 60 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। का निर्वाचन, आर्टिकल नंबर 66 क्या बताता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और आर्टिकल नंबर 71 क्या बताता है? राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। ठीक है, या कह सकते हैं विषय, संबंधित या विषय, इनके बारे में चर्चा की गई है। किस नंबर आर्टिकल में? 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है या इनके बारे में विषय में चर्चा की गई। और आर्टिकल नंबर 66 क्या बताता है? 66 से ही बताता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए, यानी कि इलेक्शन होना चाहिए। तो ये हुआ दोस्तों आर्टिकल नंबर 66 और 71। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अगर प्लीज अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दबा के शेयर करो भैया, पहुंचा दो सारी दुनिया में, आग लगा दो इस वीडियो को। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।